गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम बिजनेस का एक टॉपिक करेंगे जो है स्टाफिंग कंसेप्ट को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे 12 CBSE में भी आता है, हरियाणा बोर्ड में भी आता है, ये हमारे आगे फर्दर स्टडी में भी काम आता है। जनरल लाइफ से भी रिलेटेड है। कल को अगर आपको भी अपना फ्यूचर करियर देखना है, किसी कंपनी में आप भी अपॉइंट होते हैं, किसी स्कूल में, किसी अच्छी संस्था में आप भी अपॉइंट होते हैं, तो क्या एक प्रोसेस रहती है एक स्टाफिंग के लिए, वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एक्चुअल में स्टाफिंग होता है क्या। देखिए, स्टाफिंग को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही आइडियल एक पर्सन इंडिया के हैं, मिस्टर नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के मालिक भी हैं। उन्होंने एक बात बोली हुई है कि मेरी कंपनी में जब मैं शाम को बाहर जाता हूँ, कंपनी का गेट बंद करता हूँ, मेरी कंपनी का वर्किंग आवर बंद होता है, उस टाइम पे मेरी कंपनी की सबसे वैल्यूएबल एसेट मेरी कंपनी के बाहर चली जाती है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि कल जब मैं दोबारा कंपनी का गेट खोलूं तो मेरे साथ साथ वो कंपनी की वैल्यूएबल एसेट कंपनी में वापस आ जाए, क्योंकि बिना उसके मैं कोई काम नहीं कर सकता कंपनी में। इवन मेरी कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकती। तो जिस वैल्यूएबल एसेट के बारे में वो बात कर रहा है वो है ह्यूमन कंपनी की एक सबसे वैल्यूएबल एसेट होती है, जिसके बिना कंपनी में कोई काम नहीं हो सकता। कंपनी ही नहीं, कोई भी संस्था, कोई जो है स्कूल, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म एक्सेट्रा, कहीं पे भी विदाउट ह्यूमन काम हो ही नहीं सकता। तो इसी को लेकर के चैप्टर है, इसमें हम ह्यूमन के बारे में ही रीड करेंगे। तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का मीन होता है फिल द ब्लैंक चेयर विद द ह्यूमन। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम एक खाली कुर्सियां अरेंज करते हैं, चेयरमैन की, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, CEO की, सुपरवाइजर्स की, मैनेजर्स की, वर्कर की। उन खाली चेयर को ह्यूमन बीइंग के साथ भरना ही स्टाफिंग कहलाता है। जो पर्सन जिस चेयर को डिजर्व करता है, जो उसकी क्वालिटी, जो उसकी स्किल होगी, उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेयर दे दी जाती है। यही क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग के अगर हम फीचर्स की बात करें तो वन बाय वन फीचर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली जैसे मैंने भी बात किया, स्टाफिंग में हमें क्या करना है, जो हमारे पास खाली चेयरों से ह्यूमन बीइंग से भरना है। तो इन दैट केस स्टाफिंग का मेन पर्पस रिलेट किससे है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। सेपरेट मैनेजर फंक्शन, ऑब्वियसली जैसे हमारे पास में मैनेजर का परचेज का, सेल का, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही कंपनी में एक पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता है, जिसका काम क्या होता है, ह्यूमंस को अपॉइंट करना, उनका प्रमोशन, उनकी ग्रोथ, उनको ट्रेनिंग देने का काम करना, सब जो है इसके अंदर आता है। तो ये एक अलग से मैनेजर का फंक्शन है। एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली भले टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, बॉटम लेवल हो, नॉन मैनेजरियल लेवल हो, इवन हर एक लेवल पे वर्कर तो काम करते ही है, एम्प्लॉइज तो काम करते ही है, ह्यूमन बीइंग तो काम करते ही है। तो ये जो स्टाफिंग है हर एक लेवल पे जरूरत है। देखिए, कंपनी में जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट होते हैं और कंपनी के अंदर एक वर्कर भी अपॉइंट होता है। तो इट्स मीन टॉप लेवल पे भी इसकी जरूरत है और बॉटम लेवल पे भी जरूरत है। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली अगर आप समाज में किसी व्यक्ति को जॉब दे रहे हो तो इट्स मीन आप समाज की भलाई कर रहे हो, समाज में एक बेरोजगार कम कर रहे हो, तो समाज में जो है एक आपका अच्छा अफेक्ट पड़ता है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी करना होता है, क्योंकि हम भी समाज के रिसोर्सेज को यूज करें तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। अगर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे तो समाज की भलाई करोगे। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देखिए स्टाफिंग होने से कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल कैसे अफेक्ट होता है कि कोई एक नया व्यक्ति अपॉइंट होकर कंपनी में आ जाता है। अब कोई नया व्यक्ति कंपनी में आएगा तो पुराने वाले पर्सन को नए वाले पर्सन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा। तो जो भी वो नया पर्सन मतलब डिजर्व करता है उसको वो चीज देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होता है। आपके घर में भी कोई मेहमान आ जाए तो एकदम से जो आपकी डेली रूटीन जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि उस मेहमान के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये वही चीज है। और ऐसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट ऐसे होता है क्योंकि जो बाहरी दुनिया पे उसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे आज मैं किसी संस्था के साथ जुड़ता हूँ तो मैं उस संस्था के लिए काम करूंगा, उस संस्था को उसको अपलिफ्ट करने का भी काम कर सकता हूँ, उस संस्था को गिराने का भी काम कर सकता हूँ। उससे जो है मेरे को कंपनी के कॉम्पिटिटर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, समाज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेंगी। अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, सबसे पहली क्रिएट ह्यूमन एसेट। ऑब्वियसली जब आप किसी
कंपनी में स्टाफिंग का या किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का काम करते हैं तो आप उस कंपनी के लिए एक ह्यूमन एसेट को क्रिएट करने का काम करते हैं, जो प्रेजेंट में भी आपके लिए काम करेगी, फ्यूचर में भी आपके लिए काम करेगी और हमेशा आपकी कंपनी के डेवलपमेंट में, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आपकी मदद करेगी। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, ह्यूमन से ही आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस वो बेटर होती है। और स्टाफिंग का मीन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, एक पर्सनल डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है और इसके अंदर हम एम्प्लॉय को अपॉइंट तो करते ही हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करे, आपकी कंपनी को फायदा पहुंचे। कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस, एक कंपनी की कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए, उसके कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छे ह्यूमन एसेट को कैरी कर रहा हो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में एक अच्छे ह्यूमन एसेट होंगे तो ओबियसली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगी, कंटिन्यूसली सर्वाइव करेगी। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स कि आप अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हैं प्रॉपर वे में, विदाउट एनी डिफेक्ट। अपने रिसोर्स को किसी भी तरह से आप जो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कंपनी का क्या हो रहा है कि कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आपकी कंपनी में अच्छी ह्यूमन एसेट होगी तो हमेशा रिसोर्स को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेगी और आपको फायदा पहुंचेगी। हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, देखिए जो स्टाफिंग है ये मैंने आपको बताया एक वाइडर कंसेप्ट है, पर्सनल का पार्ट होता है। ये जो है एक वर्कर की एफिशिएंसी को ग्रो करने का काम करता है, एक वर्कर को जो है प्रमोशन का देने का काम करता है, उसे नई नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, तो एक व्यक्ति को जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, उसका मोरल जो है उसे बढ़ाने का काम करता है, समाज में उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे स्टाफिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। नाम जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में HRM डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये जो मैं अभी कुछ टाइम पहले आपको पर्सनल डिपार्टमेंट या फिर जैसे इसमें है कि ये एक सेपरेट मैनेजरल फंक्शन है, तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स आपने सुने होंगे ना, उसमें एक HRM मैनेजर भी होता है। HRM मैनेजर का काम क्या होता है? HRM मैनेजर इज दैट मैनेजर्स हु आर directly connected with the all employees of an organization. He is useful for give him training, give him growth opportunities for the survival and for the development of their futures. एक कंपनी के एम्प्लॉय को उसके सबसे हाईएस्ट लेवल तक लेके जाने का, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देने का, उसके मोरल को बढ़ाने का, उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने का, उसको कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कंपनी में आ रही उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम जिस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, और ये आज के टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली प्रॉफिट जो है अर्न करती है। तो ये इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये डिपार्टमेंट हमारे सामने आया, ये मतलब आज की एकदम से कोई ये चीज नहीं है, ये हमारे सामने बहुत टाइम से धीरे धीरे इसके ऊपर काम हुआ है, तब हमारे सामने देखने को मिला है। सबसे पहले ना लेबर वेलफेयर स्टेज होती थी। एक अनिल कपूर की एक लाडला फिल्म आई थी, कभी आपने देखी हो तो उसमें आपने एक छोटी सी चीज नोटिस करी होगी कि अनिल कपूर को जो है वो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के लेबर जो है मिल करके उसे उस कंपनी का एक लेबर यूनियन का हेड बना देते हैं। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है टॉप लेवल के बीच में और वर्कर के बीच में। वर्कर को अपनी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उस अनिल कपूर के थ्रू जो है वो टॉप लेवल तक पहुंचाता था। टॉप लेवल को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अनिल कपूर के थ्रू जो है वहां पे बात पहुंचाई जाती थी। ये वो ही चीज है। पहले क्या होता था, लेबर वेलफेयर स्टेज पे ना एक ट्रेड यूनियन का हेड बनाया जाता था। वो लेबर से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस, कोई भी डिस्प्यूट होते थे वो मालिक के साथ, टॉप लेवल के साथ शेयर करता था और उसे सोल्व करने की कोशिश करता था। फिर थोड़ा और कंपनी का विस्तार हुआ तो जो है पर्सनल मैनेजर की एक रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई। उसमें क्या होने लगा कि एक अलग से मैनेजर ही बना दिया गया। उस मैनेजर का काम क्या होता था? उसका काम होता था कि ये देखना कि टाइम पे जो है वर्कर को सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वर्कर को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको ट्रांसफर करने में मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इन चीजों को दूर करने का काम पर्सनल मैनेजर करता था। ये लेबर वेलफेयर स्टेज से थोड़ा सा और इंक्रीज हुई स्टेज थे।
फिर एज यू नो कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर कितनी बड़े स्केल पे जो इंडस्ट्रीज का एवोल्यूशन हुआ है, तो उस टाइम पे जो एक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ पर्सनल मैनेजर से काम नहीं चल सकता था, वहां पे एक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी पड़ी वो थी HRM स्टेज की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। तो ये जो स्टेज थी ये एक ऐसी स्टेज थी, ये कंप्लीट जो है हमारे ह्यूमन को इसने एक्वायर कर लिया। एक कंपनी में वर्कर से लेके कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कितना भी बड़ा एम्प्लॉय हो, उस हर एक की पूरी डिटेल इस डिपार्टमेंट के पास होती है। किस किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है हर एक डिटेल इसके पास होती है। उस वर्कर की क्या सैलरी है, उस सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसको क्या बोनस मिलेगा, हर एक चीज ये डिपार्टमेंट देखता है। उसका प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। कोई भी वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है वो इस डिपार्टमेंट के थ्रू सोल्व होती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि वर्कर से रिलेटेड हर एक तरह की जो प्रॉब्लम्स है, कोई उसे ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन करना, उसका कोई डिमोशन करना है, उसको मतलब सैलरी में कोई इंक्रीमेंट करना, तो हर एक चीज जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू ही होगी। इसके नाम से ही पता चलता है, ह्यूमन मीन्स मैनकाइंड, लेबर फॉर्म, और रिसोर्सेज जो एक मतलब एक कंपनी का रिसोर्स है, एक कंपनी की एसेट है, और मैनेजमेंट मीन्स उस मैनकाइंड रिसोर्स को जो है प्रॉपर वे में मैनेज करने का काम जो करता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम क्या क्या करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ तो मैंने बताया, कुछ अगर हम बुक की मदद से बताना चाहें, रिक्रूटमेंट का काम करता है। रिक्रूटमेंट अभी आएगा, मैं एक आपको वीडियो अपलोड करूंगा रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट का क्या होता है कि बाहरी दुनिया से एम्प्लॉइज को, बेस्ट एम्प्लॉइज को सर्च करना, उन्हें मोटिवेट करना कि आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट ये जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा एम्प्लॉय सर्च करने के लिए, ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है, HRM डिपार्टमेंट के थ्रू। एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाता है ये वर्कर से रिलेटेड, वर्कर कौन सा वर्कर अच्छा है, कौन वर्कर कंपनी के लिए फ्यूचर में लीडर के रूप में काम कर सकता है, इस टाइप की एक्सपर्ट सर्विसेज भी जो है ये HRM डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसमें कुछ जॉब एवोल्यूशन, परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन जैसे वर्ड आ रहे हैं, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, अगर किसी भी वर्कर को कोई डेवलपमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है, उसके फ्यूचर में कोई रुपए में कोई ग्रोथ करनी है, कोई इंसेंटिव प्लान, कोई उसे इंश्योरेंस का बेनिफिट या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या कोई घर जो है उसे प्रोवाइड करवाना, इसी के थ्रू होता है। हैंडलिंग ग्रीवियंसेज होती है कि वर्कर की कोई प्रॉब्लम्स, कोई झगड़े वर्कर के, ये ही डिपार्टमेंट सोल्व करता है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी, उस एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो भी काम किया जाता है इसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही किया जाता है। डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक आपने ना CS का कोर्स ना होगा, कंपनी सेक्रेटरिएट, हम एक CA कर सकते हैं, एक CS कर सकते हैं काउंसिल में। तो कंपनी सेक्रेटरिएट जो होता है वो HRM डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए बिल्कुल सुटेबल पर्सन होता है। उसका काम क्या होता है, वो कंपनी का एक ऐसा लॉयर होता है, एक ऐसा लीगल एडवाइजर होता है, कल को कंपनी के ऊपर कोई भी किसी तरह का केस कर दे। ठीक है, केस कई तरह के होते रहते हैं, कंपनी से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन दैट केस वो पर्सन कंपनी को उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी HRM डिपार्टमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, ये डिपार्टमेंट जो है एक ह्यूमन बीइंग का पर्सनल रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला ना कि कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है, क्या नाम है, क्या पता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, हर एक रिकॉर्ड इसके पास होगा। डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम भी बड़े अच्छे से करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब फंक्शनल या डिविजनल, जो हम अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करके आए हैं। और फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी ह्यूमन ही काम करते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी ह्यूमन ही काम करते हैं। तो उनको जो है ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू बहुत ही इजीली जो है वो उस काम को अचीव किया जा सकता है। देखिए एक ना छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, स्टाफिंग एज ए लाइन एज वेल एज ए स्टाफ एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं कि स्टाफिंग एज ए लाइन मैनेजर और स्टाफिंग एज ए एक्टिविटी, दो पार्ट है। देखिए जो स्टाफिंग का जो मैनेजर होगा ना वो दो काम कर सकता है, स्टाफिंग एज ए लाइन एक्टिविटी। लाइन एक्टिविटी से मीन कि लाइन मतलब एक पार्ट है, ये भी मैनेजर प्रोसेस का। जो हमारे मिडिल लेवल डिपार्टमेंट होते हैं
परचेज मैनेजर होता है, सेल मैनेजर होता है, हमारे पास जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही हमारे पास एक HRM डिपार्टमेंट होता है। अगर वो स्टाफिंग एज ए लाइन एक्टिविटी जो है मैनेजर उसको पूरा करे तो इट्स मीन कि वो पर्सन एज ए मैनेजर काम कर रहा है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने का या किसी पर्सन के प्रमोशन का या डिमोशन का। उस टाइम पे वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस हर एक्टिविटी के लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे इस चीज को? एज ए, क्योंकि वो देखिए एक एज ए मैनेजर काम कर रहा है, एज ए लाइन मैनेजर काम कर रहा है। लाइन मैनेजर मतलब एक वो लाइन होती है ना हमारे पास में मिडिल लेवल की कि सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, उसके बाद CEO, फिर जो है पार्ट में डिवाइड होता है हमारे पास में कि परचेज मैनेजर है, मतलब सेल मैनेजर है, एटसेट्रा डिपार्टमेंट, ऐसे ही HRM डिपार्टमेंट। लेकिन स्टाफिंग एज ए एक्टिविटी, एज ए स्टाफ एक्टिविटी से मीन है कि वहां पे क्या होता है कि जो मैनेजर है, HRM डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को सिर्फ एक सलाह दे रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में इस टाइप का व्यक्ति सूटेबल होगा या इस टाइप का व्यक्ति सूटेबल नहीं होगा, या ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये व्यक्ति काम अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं जो हूँ परचेज मैनेजर हूँ और मेरा एक फ्रेंड जो है वो HRM मैनेजर है, वो वहां पे मैं उस HRM मैनेजर से एक सलाह ले रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए कि कल को मुझे एज ए परचेज मैनेजर किसी व्यक्ति को अपने डिपार्टमेंट में लाना तो किस तरह के व्यक्ति जो है सूटेबल होगा। क्योंकि देखिए HRM डिपार्टमेंट तो हमेशा ह्यूमन से घिरा रहता है, तो उसको तो पता है कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है। तो उस टाइम पे वो मेरे को सलाह देगा, और सलाह देते टाइम अगर ये मानिए सलाह देते टाइम अगर जो है वो पर्सन मेरे को कोई भी सलाह दे, मैं उसको मान लूं और वो गलत हो जाए इन काइंड फ्यूचर में, तो मैं उसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो मुझे सिर्फ एक सजेशन दे रहा है। समझे? तो स्टाफिंग एज ए स्टाफ एक्टिविटी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एज ए मैनेजर, बट स्टाफिंग एज ए लाइन एक्टिविटी ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि उसके द्वारा किए गए काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर है? अभी हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग एज ए प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम ना स्टाफिंग की प्रोसेस डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE 12th में तो मान के चलिए केस स्टडी का क्वेश्चन जरूर आता है, और आगे भी फर्दर आपकी स्टडी में हमेशा ही प्रोसेस काम आती है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इवन हर एक बोर्ड में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट का मीन है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। ठीक है, वो जो HRM डिपार्टमेंट है वो हर डिपार्टमेंट से पूछेगा, जी परचेज वाले बताओ आपको कितने लोगों की जरूरत है, सेल वाले बताओ आपको कितने लोगों की जरूरत है, टॉप लेवल में कितने लोगों की जरूरत है, बॉटम लेवल में कितने लोगों की जरूरत है, सबकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखा जाए, फिर होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी जरूरत है एम्प्लॉय की, वैसा एम्प्लॉय मुझे कहाँ से मिल सकता है, कौन से ऐसे सोर्स है जिनसे मुझे वो एम्प्लॉय मिल सकता है। फिर वो सोर्स पे मुझे उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है कि आप मेरी कंपनी में जॉब के लिए जो है अप्लाई करें। जैसे देखो एक स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में मान लीजिए कॉमर्स फील्ड में जो जरूरत है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखी जाएगी कि कॉमर्स फील्ड में जैसे कि अकाउंट बिजनेस पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट देखी गई। फिर रिक्रूटमेंट में देखा गया कि मुझे वो एम्प्लॉय कहाँ से मिल सकता है। मान लीजिए मुझे वो एम्प्लॉय जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है मिल सकता है, मैं किसी न्यूज़पेपर या फिर इंटरनेट के थ्रू एक एडवर्टीजमेंट दूं तो मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर या एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है वो एक इश्तिहार डाला। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई करे। मान लीजिए कोई पर्सन जो अकाउंट बिजनेस में क्वालिफिकेशन लिए हुए है वो उसको देखेगा न्यूज़पेपर को और वो मोटिवेट होगा कि मुझे इस स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वो सब किस में आता है, रिक्रूटमेंट में आता है। सिलेक्शन एक प्रोसेस होती है, आगे इसमें हम एक वीडियो अपलोड करेंगे उसमें सीखेंगे। रिक्रूटमेंट भी एक होता है, सिलेक्शन भी आगे की वीडियो में आप और ज्यादा डिटेल में जान पाओगे। अब जैसे देखिए जब हमने रिक्रूटमेंट डाली तो कम से कम एक व्यक्ति थोड़ी ना, हजारों लोग हो जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। हम क्या करते हैं कि उनमें से मान लो हमने 100 लोगों को बुला लिया। जब हमने 100 लोगों को बुलाया उनमें से, तो हमें तो चाहिए एक ही, लेकिन आगे है 100, तो 100 में से हमें 99 लोगों को क्या करना पड़ेगा,
मना करना पड़ेगा और एक उनमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो वही क्या है, सिलेक्शन। इसी वजह से सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज में से एक को छाटा जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं, इस मंशा से आते हैं, इस भावना के साथ आते हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उस एम्प्लॉय को कंपनी में प्लेसमेंट दी जाती है, उसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके दे दिया जाता है और उसकी जो है ओरिएंटेशन से मीन होता है उसकी एक ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें जो है आगे एक ट्रेनिंग आ भी गई है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट से मीन होता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ओरिएंटेशन में तो क्या होता है कि कंपनी का जो काम होता है वो उसको समझाया जाता है, कंपनी का जो प्लांट होता है या फिर मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाया जाता है। जैसे स्कूल में अगर वो टीचर अपॉइंट हो गया तो स्कूल प्रीमिसेस उसे दिखाया जाएगा, उसका एरिया उसे बताया जाएगा, उसकी क्लासेस उसे दिखाई जाएंगी, वो सब चीज उसमें आती है। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। आजकल हर स्कूल भी ट्रेनिंग देने लग गया है अपने वर्कर को कि भाई हमारे यहाँ ऐसे काम होता है, इस तरीके से आपको करना है। डिफरेंट मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। परफॉर्मेंस एप्रीहेंसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट कार्ड होती है। हर एक एम्प्लॉय को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको कुछ स्टैंडर्ड काम का बताया जाता है कि जी आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर वो पूरा साल काम करता है हमारे पास में और हम उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं कि भाई हमने उसको ये काम दिया था, क्या उसने ये काम कर दिया, क्या वो उस काम पे खड़ा उतरा, तो चेक, इसका मतलब वो अच्छा एम्प्लॉय है। और अगर वो काम नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो इट्स मीन कि वो पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमें जो है दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ रहे? तो परफॉर्मेंस एप्रेजल एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट कार्ड होती है, जिससे पता चलता है कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, इसी रिपोर्ट कार्ड के बेस पे उसकी प्रमोशन और करियर प्लानिंग देखी जाती है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करते तो उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसका करियर और ज्यादा जो है स्कूल के अंदर देखा जाता है या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में अपने एम्प्लॉय के लिए देखा जाता है। और अगर अच्छा नहीं आता तो ऑब्वियसली हम उसका डिमोशन कर देते हैं, उसे हटा देते हैं या उसे नीचे स्टेज पे भेज दिया जाता है। उसके बाद एक कंपनसेशन स्टेज। कंपनसेशन जो है स्टेज होती है कि एक एम्प्लॉय को, हर एक व्यक्ति जब भी कंपनी में काम करता है तो उसके पीछे उसका मोटिव रुपया कमाना भी होता है, कि इकोनॉमिक मोटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो काम करता है, तो उसको कंपनसेशन कंपनी पेड करती है। कंपनसेशन डायरेक्ट पेमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट जैसे कि काम के बदले उसको सैलरी दे देना, एक्स्ट्रा टाइम के लिए उसको बोनस दे देना, या स्कूल कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा दे देना अच्छा काम करने पे, ठीक है, अलग टाइप के अवार्ड दे देना कैश की फॉर्म में। इनडायरेक्ट पेमेंट होती है जो कैश की फॉर्म में ना हो, लेकिन कैश के जैसे ही उसको जो है कुछ बेनिफिट दे दिया जाए, लाइक उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दे दी जाए, या स्कूल की तरफ से कोई घर अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा दिया जाए, समझ रहे हैं, या फिर वो एक उसको अच्छा स्टेटस दे दिया जाए। ये मतलब विदाउट इन द फॉर्म ऑफ कैश होते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होते हैं, लेकिन इससे भी जो है एक एम्प्लॉय काफी मोटिवेट होता है। तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस थी हमारे पास स्टाफिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसके नाम याद होने चाहिए और इनके अंदर की डिटेल पता होनी चाहिए। करके रिवाइंड कर करके देखिए, समझ आ जाएगा। और अपने पास कोई बुक रख लीजिए, कोई नोट रख लीजिए, उससे जो है उनको डिटेल में पढ़िए। जैसा मैंने समझाया वही पॉइंट आपको मिलेंगे, एक बार रिवाइज करते ही आप सीख जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी है, फोन नंबर मेरे यहाँ पे है और आप जो है मुझसे कभी भी जो है डिटेल ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।